नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पारस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। और मैं बलवीर सिंह। वैकेंसी आई हुई है आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की, AA की भी है, AO की भी आने की संभावना है। तो उस कंपटीशन एग्ज़ाम के दौरान जो जीके से संबंधित जो आपके पार्ट्स हैं, तो वो सारा का सारा सिलेबस वगैरह जो है वो मैं ही आपको कराने वाला हूँ। इसमें राजस्थान को लेकर के इतिहास, कल्चर, अपने ज्योग्राफी, कुछ कृषि से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाने की संभावना है पूरी। तो वो जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं उन्हीं की हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ हम केवल मात्र उन्हीं टॉपिक्स को लेंगे जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो उन्हीं टॉपिकों के ऊपर चर्चा करते हुए हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले किसकी, मेवाड़ की। तो राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी। इन 19 में से सबसे जो प्राचीन रियासत थी वो थी मेवाड़ रियासत। कौन सी? मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन रियासत थी। सही। मेवाड़ रियासत में वर्तमान 4 जिलों का भूभाग शामिल था: उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो इन्हीं वर्तमान 4 जिलों का भूभाग मेवाड़ कहलाता था। क्या कहलाता था? मेवाड़। कोई समस्या नहीं। अब आरंभ में इसकी राजधानी नागदा थी। नागदा के बाद राजधानी चेंज हुई 10वीं शताब्दी के आसपास और राजधानी बनी आहड़। आहड़ से फिर पुनः नागदा स्थानांतरित होगी और नागदा के बाद राजधानी बन गई चित्तौड़। और 16वीं शताब्दी में महाराणा उदय सिंह जब शासक बने तब इन्होंने 1500 और 59 ईस्वी में एक नया नगर बसाया जिसे नाम दिया गया उदयपुर। और फिर इसकी राजधानी क्या होगी? उदयपुर। और आज़ादी के समय तक इसकी राजधानी उदयपुर रही, इसलिए इसी मेवाड़ रियासत को हम उदयपुर रियासत के नाम से भी जानते हैं। कोई समस्या नहीं। अब इस रियासत में जो राजवंश था वो था गुहिल वंश। कौन सा वंश था? गुहिल वंश था। सही। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण तक यहां पर जिस शाखा ने शासन किया वो शाखा थी रावल शाखा, और इसको गुहिल वंश ही कहा जाता था। लेकिन कालांतर में लगभग 1300 और 26 ईस्वी के आसपास इस गुहिल वंश की ही एक शाखा, जिसे हम सिसोदिया शाखा कहते हैं या सिसोदिया शाखा के नाम से संबोधित करते हैं, इस सिसोदिया शाखा के राणा अरे सिंह के पुत्र राणा हमीर सिसोदा ने चित्तौड़ पर अधिकार करके और अपनी गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। अब राणा हमीर सिसोदा के शासक बनने के बाद यही वंश क्या कहलाया? सिसोदिया वंश। तो गुहिल वंश कहें चाहे सिसोदिया वंश कहें, एक ही बात है। कौन सा वंश? गुहिल वंश है, सिसोदिया वंश जो है, दोनों एक ही है। कोई इसमें समस्या किसी प्रकार की नहीं है। सही। अब हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इस गुहिल वंश का जो पहला शासक अपने सिलेबस में दिया हुआ है वो है राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा। तो सबसे पहले जिस शासक की हम चर्चा करने वाले हैं वो शासक भी कौन हो जाएगा? अपने महाराणा कुंभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा। तो यहीं से हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। कहां से? महाराणा कुंभा से। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। चलते हैं, देखो महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का समय है 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी। कब से कब तक? 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक महाराणा कुंभा ने शासन किया था। सही है। कुंभा जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है मेवाड़ का, इसे राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं। राजस्थान का एक ऐसा शासक जो एक वीर योद्धा भी था, महान निर्माता भी था और इसके साथ साथ एक संगीतकार भी था और इसके साथ साथ इसने और भी कई ग्रंथों की रचना की। तो काफी कुछ
चीजें जो है इसके लिए बहुत ज्यादा कॉमन हम मान सकते हैं। सही। अब इसी क्रम में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले जन्म को लेकर के। तो हमसे सामान्य जो प्रश्न पूछ सकता है, देखो क्या क्या पूछ सकता है, जन्म पूछ सकता है। शुरुआत करेंगे बहुत शानदार और अच्छी तरह से ना, आराम से पेशेंस आप सुनते जाना, समझते जाना है। जन्म पूछ सकता है हमसे, इसके मम्मा का नाम पूछ सकता है, मम्मा कौन थी। इसके पिता का नाम पूछ सकता है, पिता कौन थे। इसका हमसे संरक्षक पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, संरक्षक हमसे इसके पूछ सकता है। सही। तो हम चर्चा कर रहे हैं महाना कुंभा का जन्म 1423 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1423 ईस्वी में। किसका जन्म? महाना कुंभा का। कोई दिक्कत नहीं। इसकी मम्मी का नाम सौभाग्य देवी प्राप्त होता है और ये परमार वंश की राजकुमारी थी। कौन से वंश की? परमार वंश की राजकुमारी थी। कौन? सौभाग्य देवी। पिता महाराणा मोकल। कौन? महाराणा मोकल इसके पिता है। सही। महाराणा मोकल का संरक्षक था मारवाड़ के राव चूड़ा का पुत्र रणमल राठौड़। सही। तो मोकल की हत्या के बाद महाना कुंभा भी इसी के संरक्षण में मेवाड़ का शासक बने हैं। तो इसका जो संरक्षक है, किसका? महाना कुंभा का। तो महाना कुंभा का संरक्षक भी कौन है? रणमल राठौड़ है। राव रणमल राठौड़ कहां का था? ये मारवाड़ का। मारवाड़ शासक है। सही। अब देखो ध्यान रखना है तीन चीजों के, है ना। कुंभा, 10 वर्ष की आयु में शासक बना। कितने वर्ष की आयु में? 10 वर्ष की आयु में शासक बना। कौन? महाना कुंभा। सही। कुंभा ने 35 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष शासन किया? 35 वर्ष। 35 और 10 कितने? 45 वर्ष। और कुंभा का निधन 45 वर्ष की आयु में। सही है। तो कुल मिलाकर के कॉमन चीजों की हमने चर्चा की है। कॉमन जो हमसे प्रश्न पूछने की संभावना रहती है, सामान्य प्रश्न है ना, कि इसका जन्म कब हुआ? 1423 ईस्वी में। इसकी माता श्री कौन थी? सौभाग्य देवी थी, जो परमार वंश की राजकुमारी थी। सही। पिता महाना मोकल है इसके पिता, और मोकल की हत्या के बाद ये 10 वर्ष की आयु में शासक बना। 35 वर्ष इसने शासन किया और 45 वर्ष की आयु में इसका निधन हो गया। सही है। इसका संरक्षक था राव रणमल राठौड़, और राव रणमल राठौड़ जो है मोकल और महाना कुंभा दोनों का संरक्षक रहा है। कौन? रणमल राठौड़ जो है मोकल का भी संरक्षक रहा है और इसके पुत्र कुंभा का भी संरक्षक रहा है। सही। ये हंसाबाई का भाई है और हंसाबाई ने महाराणा लाखा की मृत्यु के बाद जब मोकल शासक बना तो मोकल का संरक्षक नियुक्त किया था हंसाबाई ने, कुंवर चूड़ा को हटा करके। सही है। तो इस प्रकार ये दो व्यक्तियों का संरक्षक रहा है। कौन? राव रणमल राठौड़। सही है। और ये भी ध्यान रखना है, अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ का सर्वे सर्वा कौन था, तो मेवाड़ में तो इसका सिक्का चलता है। क्यों? क्योंकि ये मोकल का भी संरक्षक है और कुंभा का भी संरक्षक है। दूसरा मारवाड़ का ही शासक है, तो इसलिए वहां वैसे इसका सिक्का चलता है। तो ये ऐसा व्यक्ति है जिसका मारवाड़ और मेवाड़ दोनों में सिक्का चलता है, इसलिए इसको कहा जाता है मेवाड़ और मारवाड़ का सर्वे सर्वा। किसको? राव रणमल राठौड़ को। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। आगे की ओर चले। अब प्रश्न आता है सबसे पहला कि महाना कुंभा जब शासक बना,
क्या महाना कुंभा जब शासक बना तो उसने या उसे अपने किस पारिवारिक व्यक्ति से उत्तराधिकार संघर्ष करना पड़ा, या महाना कुंभा के शासक पद को किस पारिवारिक सदस्य ने चुनौती प्रदान की थी। तो इस प्रकार या फिर प्रश्न आ जाता है कि कुंभा को आरंभ में किसके विरुद्ध ग्रह कलेश के दौरान संघर्ष करना पड़ा था। तो हम अक्सर क्या करते हैं, चाचा और मेरा की तरफ चले जाते हैं, जबकि हमें ध्यान रखना है कि चाचा और मेरा वाला मैटर अलग था। ये जो प्रश्न है इसका संदर्भ आपसे अलग अर्थ में पूछा गया है। दोनों एक कोणीय अलग अलग है थे, आज दुनिया ने एक मना समझ लीजिए, नहीं तो 100% प्लस प्रश्न जो है गलत हो जाए लो था को। और ये खेर एक कुंभ जो शासक बने हो ना, तो बी टाइम पर कुंभा ने शासक बनता ही सबसे पहली आपका परिवार का कौन सा आदमी सु संघर्ष करना पड़े, कौन इनका उत्तराधिकार ने चुनौती दी कि भाई मैं तन राजो कौन मानो, मैं भी राजो बनशु, मैं कहीं मोल्डी के बाटा की दी के भाया जो तू ही राजा बन गो और मैं कौन बनया। तो इस प्रकार चुनौती कौन दे रहा है, तो चुनौती देने वाला व्यक्ति है खेमकरण। कौन है? खेमकरण ने इसको आरंभिक चुनौती प्रदान की है। याद रखें ये खेमकरण राणा कुंभा का सौतेला भाई है। किसका? राणा कुंभा का सौतेला भाई है खेमकरण। सही। कुंभा जब शासक बना तो खेमकरण को छोटी मोटी जागीरें प्रदान कर दी, लेकिन खेमकरण जो है उन जागीरों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसी समय इसने क्या किया, कुंभा की आंतरिक स्थिति का लाभ उठाकर के सादड़ी पर अधिकार कर लिया। किसके ऊपर? सादड़ी पर। सही। और सादड़ी पर अधिकार करके कुंभा के अगेंस्ट अपने सामंतों को भड़काना शुरू कर दिया और कुंभा के विरुद्ध एक संघ बनाने का प्रयास भी शुरू कर दिया। किसने? खेमकरण ने। सही है। इसलिए कुंभा ने क्या किया, सारंगपुर युद्ध से निवृत्त होने के बाद, कौन सा युद्ध? सारंगपुर युद्ध से निवृत्त होने के बाद, क्योंकि कुंभा नहीं चाहता था कि सारंगपुर युद्ध से पहले परिवार में कोई बड़ा ग्रह क्लेश उत्पन्न हो जाए, जिसके कारण ये इस मालवा सुल्तान को पराजित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उस संघर्ष को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए किसको? मालवा को, उसकी तरफ फोकस किया पूरा। और उसके बाद में इसने जैसे ही सारंगपुर युद्ध से निवृत्त हुआ, उसके बाद इसने ध्यान दिया किसके ऊपर? खेमकरण पर। और खेमकरण पर आक्रमण करके इससे पुनः छीन लिया क्या? सादड़ी। और सादड़ी पर इसका अधिकार हो गया कुंभा का, और खेमकरण भाग करके चला गया मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम की शरण में। ठीक। तो आपा ने तो जगह रोड़ा वाला है ना, घराड़ा ही है पूरा का पूरा, तो अठे भी कहीं हो रहे, और घराड़ो आदमी ने ओ जार दूसरा के गोचा दे रहे कि तू चाल भी पर अटैक कर। तो आगे जाकर के कहते हैं कि इसी खेमकरण ने महमूद खिलजी प्रथम को उकसाया था महाराणा कुंभा के ऊपर आक्रमण करने के लिए। सही है। तो कुंभा का सौतेला भाई कौन है? खेमकरण। सही। खेमकरण ने किस पर अधिकार कर लिया है? सादड़ी पर अधिकार। किस पर? सादड़ी पर अधिकार कर लिया है। और कुंभा ने जब पुनः सादड़ी पर अधिकार किया सारंगपुर के बाद में, तब खेमकरण जो है भाग करके मालवा सुल्तान की शरण में चला गया। किसकी शरण में चला गया? मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम की शरण में। सही है। तो मैंने यह नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मालवा का मतलब वही है, मालवा कहे चाहे मांडू कहे एक ही है, समस्या नहीं है। तो मालवा सुल्तान है महमूद खिलजी प्रथम, उसकी शरण में जा चुका है। कौन? खेमकरण। तो वो ही प्रश्न वापस में रिपीट कर रहा हूं, कुंभा को शासक बनने के बाद अपने परिवार के किस व्यक्ति से ग्रह कलेश या उत्तराधिकार युद्ध का सामना करना पड़ा? तो आंसर क्या हो जाएगा? खेमकरण। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। अब कुंभा जब शासक बना तो आरंभ में इसकी 3 सबसे बड़ी समस्या। किसकी? कुंभा की। सबसे पहली समस्या 1433 ईस्वी में रणमल राठौड़ जो था वो तो चला गया था मंडोर। उसी स्थिति का लाभ उठाया चाचा और मेरा ने। चाचा और मेरा कौन है? मोक्कल के पिता लाखा, और लाखा के पिता कौन है? खेता। और खेता की एक दासी थी, उस दासी के पुत्र हैं। यानी आप समझो, देखो वापस थोड़ा सा ऐसे समझा रहा हूं,
मोकल, मोकल के पिता कौन है? लाखा, लाखा के पिता कौन है? खेता। ठीक है, खेता की एक दासी है, ठीक, इस दासी के पुत्र हैं और उन पुत्रों का नाम क्या है? एक का नाम है चाचा, ठीक है, कई जगह इनका नाम छाछा भी मिल जाता है और दूसरे का नाम है मेरा। सही, तो ये दोनों है ना, चाचा और मेरा, ये इस मोकल से भयंकर ईर्ष्या करते हैं। तो 1433 ईस्वी में चाचा और मेरा ने क्या किया, जो लोग इस मोकल के विरोधी थे उनको मिला करके इनके विरुद्ध एक गुट बनाना शुरू कर दिया और उसी गुट में शामिल कर दिया इन्होंने महपा पंवार को। किसको? महपा पंवार को। सही है, अब इन तीनों ने मिलकर के और 1433 ईस्वी में मोकल की हत्या कर दी और मोकल की हत्या के बाद कुंभा शासक बना। इसलिए महाना कुंभा की पहली जो सबसे बड़ी समस्या थी वो अपने पिता महाना मोकल की हत्या का बदला लेना थी, यानी चाचा मेरा और महपा पंवार को समाप्त करना। एक समस्या आ गई। दूसरी समस्या क्या थी? जो रणमल राठौड़ है ये मोकल के समय से ही मेवाड़ में पूरी की पूरी राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करता है और इसने क्या किया, मेवाड़ में सिसोदिया सामंत सरदारों के स्थान पर राठौड़ वंशीय सरदार नियुक्त कर दिए। किसने? रणमल राठौड़ ने। अब कुंभा जब शासक बना तब भी इसका वर्चस्व है मेवाड़ में, चित्तौड़ में, तो इस रणमल राठौड़ के वर्चस्व को समाप्त करना इसकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी। दोगी तीसरी, महाना मोकल और रणमल राठौड़ की नीतियों से कुछ सिसोदिया सामंत नाराज हो गए थे और नाराज होकर के इधर उधर चले गए, जिसके कारण मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति कमजोर है। तो इन लोगों को पुनः चित्तौड़ या मेवाड़ बुलाना और पुनः इन सिसोदिया सरदारों को उच्च पदों पर नियुक्त करना, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो तीन बड़ी समस्या होगी, अपने पिता महाना मोकल की हत्या का बदला लेना, दूसरी रणमल राठौड़ के वर्चस्व को चित्तौड़ से मेवाड़ से समाप्त करना और सिसोदिया सामंतों को पुनः उच्च पदों पर नियुक्त करना और अपनी साम्राज्यवादी नीति में उनका सहयोग प्राप्त करना। सही है, अब इसने क्या किया, सबसे पहले अपनी पहली समस्या की ओर ध्यान दिया और पहली समस्या क्या थी, अपने पिता महाना मोकल की हत्या का बदला लेना। किसकी समस्या है? ये समस्या है राणा कुंभा की। तो हम यहां एक पॉइंट लिख देते हैं, राणा कुंभा की आरंभिक कठिनाइयां। सही है, अब इन कठिनाइयों में सबसे पहला जो है वो नंबर 1 ले लेते हैं, मोकल की हत्या का बदला। कोई दिक्कत नहीं, पहली समस्या की ओर ध्यान दिया, यानी चाचा मेरा और इनके जो सहयोगी है उनको समाप्त करना। सही, अब महाराणा मोकल का मामा कौन है? रणमल राठौड़ है। तो कहते हैं कि जब रणमल राठौड़ को पता चला मंडोर में कि मोकल की हत्या कर दी गई है, तब इसने अपने सारे के सारे राज के छत्र चिन्ह वगैरह थे वो उतार करके फेंक दिए और एक सफेद फेंटा धारण किया। फेंटा तो जाना ही हो, आपा भी गई बार फेंटा तो धारण करा, यहाँ ताड़ो से बचवा की खातिर कर लिया और नहीं तो ज्यादा तो है ना, तो सफेद फेंटा धारण किया। सही, और प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं अपने भांजे मोकल की हत्या का बदला ना ले लूं तब तक मैं मारवाड़ की सीमा में पैर भी नहीं रखूंगा और ना ही इन मारवाड़ के राज्य के चिन्हों को धारण करूंगा। किसने प्रतिज्ञा ली? रणमल ने। अब तुरंत रणमल साहब रवाना हुआ मंडोर से और कहां पहुंचा? चित्तौड़। और चित्तौड़ पहुंचे ही सबसे पहले कुंभा को शासक बना दिया और स्वयं बन गया कुंभा का संरक्षक। सही, अब इसने क्या किया, कुंभा को आदेश, कुंभा के माध्यम से आदेश दिलवाया, चाचा और मेरा की हत्या का आदेश दिलवा दिया। किसने? रणमल राठौड़ ने। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अब चाचा और मेरा जो है ना, कौन कौन? चाचा मेरा, महपा पंवार
3 हो गए, और चाचा का पुत्र 1 का। ये 4 व्यक्ति है, और भी इनके साथ कई विशेष प्रकार के सामंत या सरदार जो हैं शामिल हैं, जो पूर्ण रूप से महाना मोकल के विरोधी थे। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसका नाम है पट्टी कोटड़ा। क्या क्षेत्र है, पट्टी कोटड़ा क्षेत्र। इसको कई जगह पट्टी कोटरा क्षेत्र भी दे रखा है। ये पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र है, और इसी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी शक्ति का संगठन कर रहे हैं। किसके साथ, भीलों के साथ। किसके साथ, भील। और भीलों के साथ साथ कहते हैं कि मेर भी इनके साथ शामिल हो गए थे। मेरों का इस समय नेता था मुनीर। महाना लाखा के समय मेरों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी मेवाड़ की, लेकिन मोकल की मृत्यु के बाद ये पुनः स्वतंत्र हो गए थे। इनका नेता बन गया था मुनीर, तो वो भी संभवतः इनके साथ शामिल हो गया है ना। तो अब महाना कुंभा ने आदेश दिलवाया, किसके कहने पर, रणमल राठौड़ के कहने पर, कि चाचा और मेरा को तुरंत ही समाप्त कर दिया जाए। चाचा और मेरा जो है पट्टी कोटरा या पट्टी कोटड़ा पर्वतीय क्षेत्र में भीलों के साथ मिलकर के अपनी शक्ति को संगठित कर रहे हैं। तुरंत एक भयंकर आक्रमण हुआ, और उस आक्रमण में चाचा और मेरा मारे गए। लेकिन चाचा का छोरा 1 का और ये महपा पमार, ये दोनों भाग करके मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम की शरण में चले गए। किसकी शरण में, मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम की शरण में चले गए। तो यहां पर क्या हुआ, इस पट्टी कोटड़ा क्षेत्र पर आक्रमण हुआ। किसका, कुंभा का। किसका, कुंभा का आक्रमण हुआ। राणा कुंभा का आक्रमण, जिसमें चाचा व मेरा मारे गए, किंतु महपा पमार व चाचा का पुत्र 1 का मालवा सुल्तान की शरण में चले गए। किसके शरण में, मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम की शरण में चले गए। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। तो इस प्रकार इसने अपनी पहली समस्या का लगभग हल जो है पूर्ण कर लिया। अब इससे 2 व्यक्तियों को फायदा हुआ। एक, कुंभा ने चाचा मेरा की हत्या करके अपनी पहली समस्या का हल ले लिया, और मेवाड़ की जनता को विश्वास भी दिला दिया कि ये सारे के सारे शासकीय कार्य करने में सक्षम व्यक्ति है। एक चीज। दूसरा, हमने भी चर्चा की कि रणमल राठौड़ ने भी प्रतिज्ञा ली थी मोकल की हत्या का बदला लेने के लिए, तो इसने उन चाचा और मेरा की हत्या करवा करके अपनी उस प्रतिज्ञा को भी शांत कर लिया। तो दोनों को फायदा हो गया। अब यहां पर याद रखना है, चाचा और मेरा की हत्या में सबसे बड़ा योगदान कौन दे रहा है, रणमल राठौड़ दे रहा है। ठीक है। अब अगली समस्या क्या थी, चाचा का पुत्र 1 का और ये महपा पमार। ये महपा पमार जो है कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसे मानते हैं कि शायद ये सौभाग्य देवी का भाई था, है ना। परमार पमार एक ही होते हैं, तो इसका भाई था, तो कुंभा का मामा भी लगता था ये, तो कुछ ऐसा मानते भी हैं। तो इस प्रकार ये महपा पमार है ना, ये दोनों कहां चले गए, मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम की शरण में। और मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम की शरण में जाने के बाद अब इन दोनों की डिमांड की राणा कुंभा ने। और क्या कौन रहा है, ये सारी की सारी योजना बना रहा है रणमल राठौड़। ठीक है। तो रणमल राठौड़ के कहने पर राणा कुंभा ने एक संदेश भेजा मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के पास
कि भाई साहब ए जगह दो आदमी ने तू तेरगन राख मिले है ना, ए माखा राजनीतिक अपराधी है और आंदोलन तुम बांध दे नहीं तो तेरी खैर नहीं है। कौन किया बात? ओ बात कह रहे कुंभो, कुन ने कह रहे मालवा सुल्तान ने। अब मालवा सुल्तान भी तो कोई कम आया थोड़ी है, वो भी डेढ़ होशियार आदमी। तो वो वापस संदेश भेजो साहब कि मैं क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा हूं। कौन से धर्म का? क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा हूं। कुंभो पूछ रहे कौन सो क्षत्रिय धर्म को पालन कर रहे तुम बेटे का बाप, बता तो सही जना। वो वापस लिखी कि साहब शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना, यानी शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है। और ये चूंकि मेरी शरण में आ गए हैं इसलिए मैं किसी भी स्थिति में इन दोनों को आपके हवाले नहीं करूंगा। तो आज सीधी की सीधी कुंभा चुनौती ही कि साहब अब कुंभा ने जो को अगर अन ये छोड़ दिया ना तो कुंभो डर गो, और अगर ले लिया जना फिर मालवा सुल्तान को वर्चस्व से समाप्त हो गो। अब अठेका ये ध्यान रखना अपन कि कुंवर चूड़ा है ना, वो भी रणमल राठौड़ की नीतियों के कारण दुखी होकर के और मेवाड़ का त्याग करके और मालवा सुल्तान की शरण में चला गया था। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां युद्ध होता है, उस युद्ध को हम नाम देते हैं सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। सही है। तो हमने कुंभा की आरंभिक समस्याओं की चर्चा की है कि किस प्रकार की इसकी आरंभिक समस्याएं थी, इसका प्रारंभिक जीवन हमने देखा, और उन समस्याओं का हल ये किस प्रकार से कर रहा है वो भी हम पूरी की पूरी टू बी कंटिन्यू चल रहे हैं। सही है। अब हम कुंभा की संबंधों की ओर बढ़ रहे हैं कि कुंभा के किस व्यक्ति से किस प्रकार के संबंध रहे। तो उनमें पहला व्यक्ति है कुंभा और मालवा। सही है। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले राणा कुंभा और मालवा। अब मालवा आ जाए और मांडू आ जाए तो समझ जाना एक ही है। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि महाराणा कुंभा के समय मालवा का शासक कौन था। तो आप ध्यान रखना है महाराणा कुंभा के समकालीन मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम है। कौन है? महमूद खिलजी प्रथम है, राणा कुंभा के समकालीन मालवा का शासक। कहां का शासक? मालवा का शासक। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अभी हमने चर्चा की चाचा के पुत्र एकार महपा पवार को किसने शरण दे रखी है? किसने? मालवा सुल्तान ने। प्लस ये अभी हमने कुछ समय पहले चर्चा की थी कुंभा का सौतेला भाई था खेमकरण, उसको भी ये उकसा रहा था कि कैसे भी करके इनमें ग्रह क्लेश हो जाए। तो इस प्रकार ये मेवाड़ की राजनीति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। कौन? मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम। सही है। अब संदेशा भेजा, अपने राजनीतिक अपराधियों को कुंभा को सौंप दिए, लेकिन इसने मना कर दिया। तब एक ही मार्ग था, कौन सा? युद्ध का। तो कुंभा के और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य संघर्ष हुआ और इस संघर्ष का परिणाम था सारंगपुर युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। सही है। 1437 ईस्वी में ये युद्ध हुआ। ठीक। दो रियासतें हैं, एक तरफ है मेवाड़, एक तरफ है मालवा। सही है। मेवाड़ तो है साहब राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा। और मालवा है सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम। सही। और इस युद्ध में राणा कुंभा विजयी रहा। कौन विजयी रहा? महाराणा कुंभा इस युद्ध में विजयी हुआ। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। चले आगे। अब कुंभा विजयी होने के बाद कुंभा ने क्या किया? मालवा सुल्तान को 6 माह के लिए बंदी बना लिया और इसका उल्लेख प्राप्त होता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। तो
कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार कौन सी प्रशस्ति? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा ने मालवा सुल्तान को मालवा सुल्तान को 6 माह तक कैद में रखा तथा उसे मुक्त कर दिया। क्या कर दिया? उसे 6 माह बाद उसे मुक्त कर दिया। किसको? इस मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को। अब इसका समर्थन कौन कौन कर रहे हैं? इसका समर्थन करने वालों में है कर्नल जेम्स टोड। कौन कौन है? पहला व्यक्ति कौन है? कर्नल जेम्स टोड। ठीक। दूसरा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। दूसरा कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और तीसरा है हरविलास सारदा। कौन है? हरविलास सारदा। तो इन तीनों व्यक्तियों ने इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में जो लिखी हुई बात है कि कुंभा ने सारंगपुर युद्ध में विजयी होने के बाद मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को कैद कर लिया और लगभग 6 माह तक ये कैद में रहा और 6 माह बाद इसको मुक्त कर दिया। किसको? इस मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को। तो इसका समर्थन कर रहे हैं कर्नल जेम्स टोड, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और हरविलास सारदा। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। चलेगा आगे। अब साहब कर्नल जेम्स टोड, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और हरविलास सारदा ये जो हैं ये कुंभा द्वारा मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बनाने के बाद कैद से छोड़ना, मुक्त करना, इसको कुंभा की राजनीतिक अदूरदर्शिता बताते हैं। क्या बताते हैं? कि कुंभा की ये राजनीतिक अदूरदर्शिता थी। कुंभा ने यहां राजनीतिक अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए इसे मुक्त कर दिया था, जबकि इसको पूर्ण रूप से समाप्त करके और मालवा के ऊपर इसे अधिकार कर लेना था। लेकिन कुंभा बहुत माइंडेड और ब्रिलियंट आदमी था। ये जानता था कि कैसे भी करके ये संघर्ष हमें आगे नहीं बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि इस समय दिल्ली जो सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत में इस समय सैयद वंश का शासन था और सैयद वंश जो था एक निर्बल वंश था, उसमें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ है। सही। इसलिए कुंभा जो था दिल्ली की ओर से मुक्त था कि दिल्ली की ओर से उसके ऊपर कोई समस्या नहीं आएगी। अगर समस्या आएगी तो मालवा गुजरात की ओर से आएगी, क्योंकि मालवा की ओर से तो महाराणा खेता के समय ही ये संघर्ष प्रारंभ हो गया था। किसके समय? खेता के समय। सही है। तो अब कुंभा जो है इस संघर्ष को समाप्त करना चाहता था, इसलिए इसने यहां मित्रतापूर्ण व्यवहार किया। लेकिन अन्य जब हम वृत्तांतों की चर्चा करते हैं तो निष्कर्ष यही निकलता है कि संभवतः कुंभा ने इस युद्ध में विजय तो प्राप्त की है, लेकिन कुंभा ने सुल्तान को 6 माह तक कैद नहीं रखा है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है किसको कैद किया? तो महमूद खिलजी प्रथम को। इसका उल्लेख कहां मिलता है? महाराणा कुंभा की 1460 ईस्वी में लिखी गई कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। सही है। इसका समर्थन कौन कौन कर रहा है? कर्नल जेम्स टोड, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और हरविलास सारदा। 3 चीज होगी। दूसरा, कुंभा द्वारा मालवा सुल्तान को कैद से मुक्त करने को राजनीतिक अदूरदर्शिता बताने वाला व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड, गौरी शंकर ओझा और हरविलास सारदा। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। चले आगे। अब कुंभा ने अपनी इस विजय की स्मृति में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसने? कुंभा ने। तो सारंगपुर ऑब्लिक मालवा ऑब्लिक मांडू ऑब्लिक महमूद खिलजी प्रथम पर
विजय की स्मृति में कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। क्या बनवाया? विजय स्तंभ बनवाया। किसने? महाराणा कुंभा ने। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, 1% भी। चले आगे। तो अब हम चर्चा करेंगे विजय स्तंभ क्या है। विजय स्तंभ की थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे हैं। तो विजय स्तंभ का निर्माण है ना, ये सारंगपुर युद्ध में विजय की स्मृति में हुआ है। मालवा युद्ध को पराजित करने में, मांडू को पराजित करने में सुल्तान पूछ तो महमूद खिलजी प्रथम आ जाएगा। ठीक है, पर विजय की स्मृति में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसने? महाराणा कुंभा ने। तो देखो विजय स्तंभ है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। किसकी? विजय स्तंभ की। पहली चीज ये 9 मंजिला है। ठीक है, अब 9 मंजिला है, ध्यान रखना गौर करके ना। इसका आधार ये 30 फीट है। कितना? 30 फीट। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी ऊपर आकृति जो है थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। तो एक प्रकार से पिरामिड आकार में है ये। कौन से आकार में? पिरामिड आकार में है। ठीक है, 9वीं मंजिल की विशेषता। कौन सी मंजिल? 9वीं मंजिल की विशेषता है मेवाड़ शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह। और महाराणा स्वरूप सिंह के समय 1861 ईस्वी में वर्षा ऋतु में बिजली गिरने से इसकी ऊपरी मंजिल नष्ट हो गई थी। किसकी? विजय स्तंभ की। तो इसकी 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण हुआ है 1861 ईस्वी में महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। कौन सी मंजिल का? 9वीं मंजिल का। तो 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण कब? महाराणा स्वरूप सिंह के समय। किसके समय? महाराणा स्वरूप सिंह के समय 1861 ईस्वी में। कारण क्या था? बिजली गिरने से इसकी ऊपरी 9वीं मंजिल खंडित हो गई थी। ठीक है, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। क्या? 8वीं मंजिल के ऊपर कोई भी मूर्ति नहीं है। चलें आगे। अगली चीज, तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द अंकित है। क्या? अल्लाह शब्द जो है वो अंकित है। कौन सी मंजिल के ऊपर? तीसरी मंजिल के ऊपर। कोई समस्या नहीं। चले आगे। अगली चीज देखो, इसकी आकृति अभी मैंने बताया था पिरामिड आकार है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आकृति इसकी थोड़ी सी कम होती जाती है। सही। इसका निर्माण 1440 ईस्वी से 1448 ईस्वी के मध्य हुआ। सही। इसके स्थापत्यकार कारीगर जोबनेर का कोनिया ध्यान रख जो है ना। स्थापत्यकार जैता, नापा और पुंजा थे। कौन कौन थे? जैता, नापा और पुंजा। किसके स्थापत्यकार? इस विजय स्तंभ के। किसके? विजय स्तंभ के। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। चलें आगे। अब प्रश्न आता है कि ये जो है इसकी ऊंचाई कितनी थी। तो इसकी ऊंचाई जो है ना,
120 या 122 फीट। कितनी? 120 या 122 फीट। सही, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम मीटर में निकालें तो ये हो जाएगी अपने 36.5 मीटर। ठीक है, इसमें सीढ़ियां भी है भाई साहब ऊपर जाने के लिए, और सीढ़ियां है 157। कितनी है? 157, 157 सीढ़ियां इसके ऊपर बनी हुई है। ठीक है, कुछ के अनुसार नवंबर 2017 से इनके प्रयोग को बंद कर दिया है। कारण क्या रहा? हालांकि वैसे लोग बाग तो वे भी जा ही रहे, क्योंकि लोगों के लगातार आने जाने से सीढ़ियां जर्जर हो चुकी है और किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है, इसलिए संभवतः सीढ़ियों के प्रयोग पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चर्चा करते हैं इसके उपनामों की। तो इसके उपनाम क्या है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं ना। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, सही। हिंदू मूर्तियों का अजैब घर, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर, सही। विष्णु को समर्पित है इसलिए विष्णु ध्वज गढ़, सही। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं विक्ट्री टावर। क्या कहते हैं? विक्ट्री टावर। कोई दिक्कत नहीं। ये राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। क्या है? राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है ना, उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोगों में भी इसी की फोटो है। किसकी? विजय स्तंभ की। किसकी? विजय स्तंभ की। ठीक है, और इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव। अब अगर राजस्थान को गौरव आपसे पूछ ले और केवल किलों के नाम आ जाए तब तो कर देना है चित्तौड़गढ़ किला। अगर किले के स्थान पर अगर आपको कोई इमारत दे दे पर्टिकुलर, तब कर देना है विजय स्तंभ। क्या कर देना है? विजय स्तंभ। ठीक है, राजस्थान में जितनी भी इमारतें हैं, जिन इमारतों के ऊपर डाक टिकट जारी हुई है, उन सभी इमारतों में ये सबसे पहली इमारत है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुई है। यानी डाक टिकट जारी होने वाली पहली इमारत राजस्थान की वो कौन सी है? विजय स्तंभ है। सही। 15 अगस्त 1949 ईस्वी को भारतीय डाक विभाग द्वारा इस पर ₹1 की डाक टिकट जारी की गई है। सही है, तो ये पहली इमारत है जिसके ऊपर क्या जारी हुई है? डाक टिकट जारी हुई है। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। तो इस प्रकार हमने चर्चा की किसकी? विजय स्तंभ की। अब सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। क्या आ जाती है? विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ क्या दोनों एक हैं या अलग अलग है? सही है। अब कई बार क्या कर देते हैं कि ये जो विजय स्तंभ है वो कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, इसलिए कुंभा की कीर्ति को दर्शाता है, इसलिए इसी को विद्वान जो है वो कीर्ति स्तंभ कह देते हैं। जबकि कीर्ति स्तंभ जो है ना वो अलग है, वो जैन धर्म को समर्पित है। किसको समर्पित है? जैन धर्म को समर्पित है। कौन? कौन? कीर्ति स्तंभ। कौन? कीर्ति स्तंभ। कोई दिक्कत नहीं। तो कीर्ति स्तंभ जो है वो जैन धर्म को समर्पित है, हालांकि है चित्तौड़गढ़ के किले में ही। किसमें है? चित्तौड़गढ़ के किले में है, लेकिन वो अलग है। तो कीर्ति स्तंभ जैन धर्म को समर्पित है या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। आदिनाथ भी इसी को कहते हैं, को समर्पित। सही।
इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में होता है, ध्यान रखना है ना। इसका हो रहा है 15वीं शताब्दी में, ध्यान रखना। कौन सी शताब्दी? इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में, इसका 13वीं शताब्दी में मान रहे हैं ना। तो निर्माण जैन, या हम कह सकते हैं बबीरवाल जैन सृष्टि जीजाक द्वारा। कई जगह ना बघेरवाल भी कर रखा है। क्या कर रखा है? बबीरवाल की जगह कई जगह बघेरवाल भी कर रखा है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। तो कई जगह इसी के लिए शब्द दे दिया है बघेरवाल। तो बघेरवाल जैन था, जीजाक श्रेष्ठी मतलब सेठ था, इसने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, इसकी ऊंचाई है ना 75 फीट है। कितने फीट है? 75 फीट इसकी ऊंचाई है, कोई दिक्कत नहीं। और ये 7 मंजिला है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला। और हम अगर मीटर में निकालें तो इसको हम 22 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता, इसके ऊपर जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं, जैन तीर्थंकरों से संबंधित, है ना। और एक सबसे बड़ी, इसमें जैन धर्म की 54 चरणों वाली सीढ़ियां हैं। 54 चरणों वाली सीढ़ियां स्थित है। किसमें? इस कीर्ति स्तंभ में। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम कीर्ति स्तंभ या जैन कीर्ति स्तंभ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ कहां पर है? किसका? राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ। तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे विशेष तौर से, है ना, कि राजस्थान का प्राचीनतम विजय स्तंभ है बयाना दुर्ग, जिला भरतपुर, बयाना दुर्ग में समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी ना, ये हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के काल में बयाना जो कि किला है भरतपुर में, इसमें जो विजय स्तंभ बनाया गया है ये सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में कहते हैं कि एक विजय स्तंभ बनवाया गया है मंडोर में प्रतिहार शासक कक्कुक द्वारा। किसके द्वारा? कक्कुक जो है प्रतिहार शासक, उसके द्वारा एक विजय स्तंभ मंडोर दुर्ग में बनाया हुआ है। दोगे, तीसरा अपने है ही। फिर इसके बाद में अगले 2 विजय स्तंभ जो है 1857 की क्रांति में भारतीय क्रांतिकारियों के विजय के प्रतीक पाली जिले में स्थित है। और इसके बाद में 2 विजय स्तंभ जो है ना, ये भारत पाक युद्धों में भारतीय विजय के प्रतीक के रूप में तनोट माता मंदिर जैसलमेर में स्थित है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो थे अपने विजय स्तंभ से संबंधित चर्चाएं हमने की है। सही है। तो इस प्रकार मालवा सुल्तान को पराजित करके कुंभा ने इस विशेष विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसके दिवस की मूर्तियां हैं, महीनों की मूर्तियां हैं, ऋतुओं की मूर्तियां हैं, विष्णु के जितने भी प्रमुख प्रमुख अवतार हैं उनकी मूर्तियां भी है। ये विष्णु को ही समर्पित है। किसको? विष्णु को समर्पित है। कौन सा किला, कौन सा स्तंभ? विजय स्तंभ है। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। तो इस प्रकार हमने चर्चा की है किसकी? मालवा सुल्तान और महाराणा कुंभा के मध्य संबंधों की। सही।
ये भी ध्यान रखें कि जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो चित्तौड़ में ही है, लेकिन ये अलग है और ये अलग है, 7 मंजिला है और ये 9 मंजिला है। इसकी ऊंचाई 75 फीट है, इसकी 120 या 122 फीट है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमने चर्चा की किसकी, विजय स्तंभ की। कोई दिक्कत नहीं।